आप लोग जो ये जनता के मुद्दे प्रमुखता के साथ उठाकर जनता के समक्ष रखते हैं, एक अच्छा जो ये पोर्टल आप लोगों ने उपलब्ध करवाया, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। प्रदेश से जो योजनाएं जो लखनऊ से जो चलती हैं, वो कहीं ना कहीं इन राज्यों सुदूरवर्ती जो जिले हैं, यहाँ पर पहुँचना उनका जो है दुष्कर हो जाता है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जिस प्रकार से विकासशील राजनीति की बात करने वाला और क्षेत्र में समस्या और क्षेत्र की विकास की बात करने वाला एकमात्र मंच आईपा मंच, ऐसे में जिस तरीके से आगामी चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर हैं और लगातार जिस तरीके से आईपा विकासशील राजनीति की बात करने वाला एकमात्र ऐसा मंच है जो क्षेत्र में समस्या और उसकी विकास की बात को लेकर के बात करता है, और यही एक ऐसा मंच है जो विकासशील राजनीति की बात करता है। तो हमारे साथ ऐसे में आज मौजूद हैं आप पार्टी के जो है कि जिला उपाध्यक्ष और दुग्धी विधानसभा के जो है कि प्रभारी भी हैं, और ऐसे में आज उनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार से श्रवण कुमार जी, सबसे पहले तो आईपा ने आज आपको मंच दिया, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आईपा का। हमारे तरफ से आम आदमी पार्टी की समस्त सोनभद्र और विधानसभा दुग्धी की टीम की तरफ से आप सभी का जो है हार्दिक आभार। आप लोग जो ये जनता के मुद्दे प्रमुखता के साथ उठाकर जनता के समक्ष रखते हैं, एक अच्छा जो ये पोर्टल आप लोगों ने उपलब्ध करवाया, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और हम सबकी शुभकामनाएं आपकी टीम को समझते हैं कि आप लोग आगे भी इस प्रकार जन के मुद्दों को एक माध्यम, सशक्त माध्यम से आप जनता के बीच तक लाते हैं। सबसे बड़ी बात थी कि जिस तरीके से आईपा जो विकासशील राजनीति जैसे कि कह लिया जाए तो जो देश के विकास को लेकर के हर मुद्दे की बात करने वाला एक ये मंच तैयार किया गया, और इस मंच से लगातार लोग जुड़ भी रहे हैं और कहीं ना कहीं विकास, जहां पर क्षेत्र की समस्या और क्षेत्र में किस प्रकार से विकास की बात कही जा सकती है, विकास को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, वो यहाँ पर मुख्य मुद्दे रखे जाते हैं। तो इसको लेकर क्या आपका विचार है? बहुत ही अच्छा है। ऐसे समय समय पर जो है कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से ये कार्यक्रम किए जाते रहे हैं, लेकिन अब जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक और कहीं न कहीं सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक जब इस प्रकार के चैनल के पोर्टल उपलब्ध होते हैं और लोगों को एक ऐसा मंच मिलता है जहां पर विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सके, तो इसके लिए ये बहुत ही सराहनीय जो है कि कदम है, और इसका हम सब की तरफ से जो है कि भूरी प्रशंसा करते हैं आप सबकी, और चाहते हैं कि आगे भी इस प्रकार के काम लगातार आप लोग करते रहें, और जिससे जो है कि एक जन साधारण, एक जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनकी जो विकास की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल होने का अवसर मिल सके इनको। तो जिस तरीके से पहला मेरा सवाल होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप काफ़ी सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आप यहाँ पर काफ़ी वर्षों से हैं, तो यहाँ भी क्या लगता है कि मुख्य समस्याएं क्या है? सबसे पहले तो यही हम जानेंगे। अगर समस्याओं के बारे में बात किया जाए तो समस्याओं का यहाँ पर मतलब गिनती भी नहीं है। अगर देखा जाए तो हम लोग समस्याओं के ढेर में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है उसको इसलिए सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है स्वास्थ्य। जो यहाँ का पर्यावरण प्रदूषण है वो इतना भयंकर है और इतना ज़्यादा प्रभावशील है कि जिससे आए दिन लोगों के अंदर बीमारियां, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। पानी में फ्लोराइड की मात्रा इतनी भयंकर है, ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, RSPM वगैरह का मात्रा इतनी बढ़ी हुई है कि जो लोग सीधे सीधे जहर ले रहे हैं। अगर मैं कह दूं कि दिल्ली के बाद सबसे अधिक प्रदूषण कहीं पर यदि पाया जाता है पूरे देश में, क्योंकि राजधानी वहाँ दिल्ली है, और वहाँ पर भी हमारे पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी ने इसको बहुत ही स्तर से जो है कम करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ समय जो होता है कि ठंडी के जैसे मौसम आते हैं उसमें, और किसानों के माध्यम से आसपास के अगल बगल के राज्यों से जो पराली जलाकर कुछ प्रदूषण हो जाता है उसके माध्यम से, और इस ठंडी में फॉग के माध्यम से जो प्रदूषण का स्तर जो बढ़ जाता है वो उनके बस में भी नहीं रह पाता है। लेकिन इन सबको ओवरऑल क्रॉस करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है कि स्मॉग टावर वगैरह की स्थापना की जा रही है, और इस प्रकार कई मुद्दों के माध्यम से वो जो है कि उसको प्रदूषण को कम करने का कार्य कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने बताया कि मुख्य जो यहाँ की समस्या है वो प्रदूषण ही है। प्रदूषण सबसे दूसरा विषय ये भी था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का ये दूसरा जो जिला है सोनभद्र जिला, ये जिला कहीं ना कहीं राजस्व की अगर बात कर ली जाए तो राजस्व का भी अत्यधिक जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार को देती है। ऐसे में यहाँ पर ये असुविधाओं का मुख्य कारण क्या लगता है?
असुविधाओं का मुख्य कारण यही है कि प्रदेश से जो योजनाएं जो लखनऊ से जो चलती हैं वो कहीं ना कहीं इन राज्यों सुदूरवर्ती जो जिले हैं यहाँ पर पहुँचना उनका जो है दुष्कर हो जाता है, और जो चैनल्स बनाए गए हैं उन चैनल से प्रॉपर ये यहाँ पर आ नहीं पाती है व्यवस्थाएं। और मुझे लगता है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अपनी बात जो है मजबूती से रखनी चाहिए। और मैं तो इसका सीधा सीधा आरोप जो है वर्तमान राज्य सरकार के ऊपर लगाता हूँ कि अगर हमारी मंशा होगी तो क्यों नहीं हम जनता के हित के कार्य कर पाएंगे। तो कहीं न कहीं इसमें जो है कि योगी जी की सरकार फेल साबित हो रही है और उनको अपनी नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है। यदि वो अपनी जो है नीतियों में सुधार करते तो शायद जनता के मुद्दों को आसानी से हल कर सकते थे, लेकिन मैं कहता हूं कहीं न कहीं वो फेल हुए हैं और उनको आप मंथन करने की आवश्यकता है। फिलहाल हम उत्तर प्रदेश में इन्हीं सब नीतियों का विरोध करते हुए 403 विधानसभाओं में उतर रहे हैं और आने वाले समय में हम इन सब जो है कि जनता के मुद्दों को उनको सॉल्व करने का, उनके समाधान करने का प्रयास करेंगे हम सब। 2022 का चुनाव है, ऐसे में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 के चुनाव को लेकर के जहां एक तरफ ठंडी का मौसम है, वहीं लोगों के बीच में चुनावी माहौल को लेकर के सरगर्मियां बनी हुई जी। तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी द्वारा भी अपने कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे क्या? जी, जैसे कि हमारे श्री राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संजय सिंह और उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री संजय सिंह जी ने ये कहा है कि हम लोग जो है कि सारे विधानसभाओं में, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने पार्टी के खड़े कर रहे हैं और जनता से जुड़े हुए सभी प्रकार के मुद्दे उत्तर प्रदेश के, उन सब पर काम करने के लिए अब हम पार्टी सीधे सीधे समर्पित है। तो क्यों अभी तक जो है कि लगभग ये चाहे बीजेपी कह ली जाए चाहे सपा कह ली जाए, ये लोग अपने कैंडिडेट को नामांकन ये नाम देना चालू कर दिए हैं और कैंडिडेट तय करना चालू कर दिए हैं। ऐसे में अभी आम आदमी पार्टी द्वारा अभी तक कोई कैंडिडेट तय नहीं किया गया। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें मैं आपको बात जोड़ते हुए कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी सूची जारी की है। एक सर्वप्रथम पहले चरण की जो सूची थी उसमें इनके पास 150 कैंडिडेट थे और आपको ये जानकर खुशी होगी अन्य पार्टियों के जो सूची जारी हुई है उसमें आपको माफियाओं को देख सकते हैं आप, कई प्रकार के उनके ऊपर केस दर्ज हैं, हत्या के केस दर्ज हैं, बलात्कार के केस दर्ज हैं और छिनैती के, चोरी के कई केस उनके ऊपर दर्ज हैं। ऐसे में एक आम आदमी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में विकल्प का माध्यम है जिसके पास अपनी सूची में ऐसे कैंडिडेट हैं जो डॉक्टरेट किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, जिनके इंजीनियरिंग की हुई है जिन्होंने, और बहुत ही हाई क्वालिफाइड लोग हैं इसमें। 6वें चरण का चुनाव जनपद में होने वाला है, 6वें और 7वें चरण में। ऐसे में सोनभद्र में अभी तक कैंडिडेट क्या लगता है कब तक उतार दिया जाएगा? सोनभद्र में कैंडिडेट मैंने जैसे बताया कि अभी पार्टी की 150 की सूची सर्वप्रथम जारी हुई थी, दूसरी सूची जारी हुई थी जिसमें 33 कैंडिडेट थे और तीसरी सूची जल्द ही आने वाली है जिसमें हमारा अनुमान है कि हमारे सोनभद्र के चारों कैंडिडेट के नाम, चारों विधानसभा कैंडिडेट के नाम जो है कि इस बार आ जाएंगे और 1-2 दिन के अंदर वो सूची जो है जारी हो सकती है, जैसा भी हम लोग को निर्देशित किया जाएगा। बाकी हमारे पास कई कैंडिडेटों की सूची आ रही है और पार्टी के जितने भी वरिष्ठ हैं, जिम्मेदार हैं, वो सभी लोग इनकी स्क्रीनिंग लगातार कर रहे हैं और पार्टी जिसको भी समझेगी कि ये हमारे लिए अच्छे तरीके से जनता के मुद्दों को खड़ा कर सकता है, उठा सकता है, उनको जो है स्क्रीनिंग करके फाइनल करके सूची जारी कर दी जाए। तो जिस तरीके से ये आप बता रहे हैं, तो जो दुधी विधानसभा क्षेत्र है इसके आप प्रभारी भी हैं जी, ऐसे में यहाँ के लिए क्या कुछ आपके पास विशेष है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप चुनाव में रहेंगे? जी, जैसा कि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासियों से जुड़ी हुई बहुत सी समस्याएं होती हैं, क्योंकि शुरू से आदिवासी जंगलों में रहे हैं, वो उनकी जो है कि एक तरह से कहा जाए कि जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग भी बहुत पहले यहाँ पर से आके जो है कि निवास कर रहे हैं। मैं चित्रकूट का वासी हूँ वैसे तो, लेकिन अब यहाँ पर पिताजी की सर्विस होने के नाते हम लोग भी यहाँ पर रह गए हैं। उसके साथ साथ आसपास की जो जनता है यहाँ पर गाँव में निवास करती है, उनके लिए आज भी कहीं ना कहीं अपना एक आवास छिन जाने की जो है कि हमेशा शंका बनी रहती है। पता चला कि आज यहाँ पर ये फलानी कंपनी आई और यहाँ की जमीन एक्वायर करके उनको जो है कि यहाँ से रिहेबिलिटेट कर दिया गया, हटा के दूसरे जगह जो है पुनर्स्थापित कर दिया, पुनर्वास की व्यवस्था कर दी गई। तो ये जो तलवार उनके ऊपर लटकती रहती है, इस पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपना एक बड़ा एजेंडा बनाकर इनको जो है कि उसमें शामिल करेगी और इनको उचित जो है न्याय व्यवस्था, उचित जो है इनको सुख सुविधा उपलब्ध करवाने का काम करेगी। क्योंकि आज भी यहाँ पर अगर बात कर ले तो अधिकतर जो है यहाँ के विस्थापित है वो विस्थापन का दंश झेल रहे हैं।
दशकों से विस्थापन का जो है कि दर्द झेल रहे हैं। और इस दौरान जो है कि कांग्रेस की भी सरकार आई, बसपा की भी सरकार आई, सपा की भी सरकार आई और अब भाजपा की सरकार भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सबके साथ न्याय नहीं हुआ है। जिसका मुद्दा ये स्थानीय लोग जो है कि बार बार उठाते हैं इन मुद्दों को, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं होती। हम आम आदमी पार्टी की जो भी सरकार बनेगी प्रदेश में, वो जो है इनके मुद्दों पर प्रमुखता से काम करेगी, आदिवासियों का काम करेगी। इसमें आगे बढ़ते हुए अन्य जैसे हमारे और भी इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, तो उनके लिए एक विशेष योजना आम आदमी पार्टी लाई है, जहां झुग्गी वहां आवास। मान लीजिए कि सरकारी जमीनों पर कहीं पर आज इतने लोग बनाकर आवास रह रहे हैं, कहीं पर वन की जमीनें उस पर आवास बना के रह रहे हैं, तो कल के डेट में ये होता है कि भाई आप आज यहाँ पर इनको जो है कि जमीन की आवश्यकता है, एक्वायर करके आपको ले लेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग विभागों से मिलकर उनके लिए प्रॉपर जो है कि आवास की व्यवस्था करवाने का काम भी करेंगे, ताकि उनको जो है कि ये बाद में शंका न रहे कि हम अगर 10 साल 20 साल यहाँ रह लिए हैं तो अब कहाँ फिर हम जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल उनका जीवन तो यहीं बीत गया है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या है जो आदिवासी से जुड़े क्षेत्रों में है, तो इन सब समस्याओं पर हम लोग ध्यान देंगे। और शिक्षा, एजुकेशन और स्वास्थ्य, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आज भी स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है। अगर मैं एनटीपीसी और यहीं की बात कर लूँ तो आप अगर कोई बहुत क्रिटिकल केस आ जाता है तो वो भी बड़ा जो है कि दुखी हो जाता है, और पता चला कि उनको बनारस या कहीं रेफर कर दिया जाता है, रास्ते में ले जाते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं। यहाँ से आप सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस रोड को किलर रोड साबित ही किया है। एक ऐसी किलर रोड पर आप कैसे पेशेंट को लेकर जा पाएंगे, बड़ा जो है संकित रहता है। और यहाँ के आवास के अगल बगल के लोग परेशान रहते हैं कि अगर बच्चा सड़क पे निकल जाए तो वो जिंदा आएगा कि नहीं आएगा, ये बड़ा उनको शक रहता है। तो इन सब कई मुद्दे हैं, इन सब जो है कि प्रमुखता से आम आदमी पार्टी काम करेगी, और अपना जो इन्होंने घोषणा पत्र दिया है उस पर हम लोग जो है कि अमल करेंगे और पूर्ण रूप से जमीन पर उतारेंगे उसे। सभी कोई जानते हैं केजरीवाल जी की जो घोषणा रहती है वो वास्तविक इम्प्लीमेंट भी होती है, क्योंकि हम लोगों ने ये दिल्ली पर करके दिखाया और ये उत्तर प्रदेश में भी हम लोग करके दिखाएंगे। तो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, तो यहाँ का जिस प्रकार से आपने बताया कि प्रदूषण के साथ साथ यहाँ पर जो है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात कर ली जाए, तो स्वास्थ्य के मायने में तो कई लोगों ने ये अपनी बात रखी कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य की विषय है, जो अस्पतालों का हाल है, तो यहाँ से सबसे बड़ी जो मुख्य चीज़ आती है कि यहाँ से वाराणसी रेफर कर दिया जाता है तत्काल रूप से। तो ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ पर क्या कुछ योजना की जा सकती थी कि जिससे लोगों को स्वास्थ्य मुहैया हो सके? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवा को लेकर विगत की जितनी भी सरकारें आई उन्होंने किसी ने भी काम नहीं किया। यहाँ पर एकमात्र विकल्प के रूप में एनटीपीसी अस्पताल और नेहरू अस्पताल है, जहाँ पर भी एक मतलब गंभीर से गंभीर, अगर नॉर्मल तौर पर भी एक गंभीर छोटा मोटा गंभीर अगर पेशेंट आ जाता है तो वो लोग उसे देखने की कुछ व्यवस्था नहीं करते हैं। तो अगर सरकार चाह ले, राज्य सरकार चाह ले इस मुद्दे पर कि नहीं आपको यहाँ पर देखना ही और इलाज करना ही है, तो आसपास के जितने लोग आशा रख के आते हैं इस क्षेत्र में, इस एनटीपीसी अस्पताल या नेहरू अस्पताल में, तो वो अपनी आशा पे उनकी आशा जो है कि आशा पूर्ण रूप से उतर सकते थे खरे वो। लेकिन एक न राज्य इस पे कोई अपनी जो है कि वो दिखाया है, मंशा दिखाया इसमें अपनी, और ना ही यहाँ की जो है कि प्रशासनिक जितने भी एनटीपीसी वाले हैं उन्होंने भी कोई दिखाया। तो ये एक प्रमुखता से मुद्दा है जिस पे अगर राज्य चाह ले और केंद्र चाह ले तो ये सारे जो है मरीज यहाँ पर आसानी से ट्रीटमेंट हो जाएंगे और बेहतर यहाँ पर इलाज की व्यवस्था हो जाएगी, अच्छे डॉक्टर की नियुक्ति हो जाएगी। जो भी बचे कुचे जो डॉक्टर थे उन सबको एनटीपीसी धीरे धीरे यहाँ से हटाना प्रारंभ कर दी है। और अब सिर्फ अगर छोटे मोटे रोगों की बात कर ले तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और छोटे मोटे नाक कान गला की अगर बात कर ले, तो इसके अलावा अगर कोई क्रिटिकल केस आता है तो यहाँ एनटीपीसी हाथ खड़े कर देती है, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ जाती है और उसको यह भी सशंकित रहता है कि मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा अथवा नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इस पर राज्य सरकार को काम करना चाहिए। या तो वो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर कहीं ट्रॉमा सेंटर वगैरह बना दे, ये भी एक विकल्प है, लेकिन इसके तरफ एक मंशा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जितनी भी सरकारें रही उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया है। आज अगर मुख्यालय की बात कर लें हम लोग स्वास्थ्य के मामले में, तो जिला चिकित्सालय यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। अब रास्तों की बात कर लें, ये सुदूर जो है कि पहाड़ी इलाका है। आप यहाँ से अगर रॉबर्ट्सगंज जाते हैं, सोनभद्र जाते हैं, तो रास्ते में इतना उतार चढ़ाव और खतरनाक मोड़ है कि सुरक्षित आप वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे जल्दीबाजी में, ये भी बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह का काम है। आप यहाँ से निकलिए रॉबर्ट्सगंज और रास्ते में देखिए कितनी गाड़ियाँ आपको पलटी हुई मिलेंगी।
ऐसे में ये फॉग वाला ये जो है कि इलाका है, यहाँ पर कोयले के कारण डस्ट उड़ता है और काफी जो है अगल बगल सरोवर होने के कारण, जो डैम है उनके कारण भी जो है कि यहाँ फॉग बना रहता है। तो ये कहीं ना कहीं कारण है कि दुर्घटनाओं, यहाँ पर बाहुल्य क्षेत्र है ये, तो इन सब मामलों को अगर ले लिया जाए तो स्वास्थ्य के मुद्दे पर हर सरकार यहाँ पर फेल रही है। इस पे जो है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया, मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर हम सारे जो है कि यहाँ पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के इलाज के जो है कि काम करेंगे और बड़े अस्पतालों का निर्माण करवाने का भी कार्य करेंगे आसपास यहाँ पर। चलिए, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो दुद्धी विधानसभा की अगर बात कर ली जाए तो ये देखा गया है कि दुद्धी विधानसभा के लोग या दुद्धी के कुछ ऐसे लोग हैं जो दुद्धी को जिला बनाओ की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि मुख्य जो यहाँ का दुद्धी विधानसभा का मुख्य मुद्दा भी माना जा सकता है इसको। तो ऐसे में क्या लगता है आपकी पार्टी द्वारा इस पे क्या किया जाएगा? बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। अगर दुद्धी के निवासी और हम सब यहाँ के जितने क्षेत्रीय वासी हैं, अगर दुद्धी को जिला बनाने की एक मांग बड़े पुराने समय से चलती आ रही है, जिसमें कि बहुत से अधिवक्ताओं ने, स्थानीय क्षेत्रीय जनता ने इस पे जो है समर्थन किया और इनकी जो संघर्ष समिति का जो निर्माण हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रशंसनीय भी है कि आज अगर मुख्यालय की हम बात करें तो चाहे वो दुद्धी से हम निकले, चाहे वो शक्तिनगर से निकले, वैसे भी ये क्षेत्र जो पूरा जो दुद्धी है वो शक्तिनगर क्षेत्र एक विशेष जो है कटा हुआ सा महसूस करता है कहीं ना कहीं दुद्धी को अपने आप में। पूरे दुद्धी में जो है कि ये अगर वहाँ जिला बन जाता है तो एक विकास का जो पैमाना है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा और बड़ा अच्छा जो है कि उसमें काम चलेगा। तो इसमें हम उनके जो है कि इस मांग पर जो है विचार करेंगे और पूरी पार्टी उस पर जो है उनका सपोर्ट करती है और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय जनता जब किसी प्रॉब्लम से, जब किसी विपत्तियों से गुजरती है तभी उन बिंदुओं को जो है कि लेकर के सड़क पर उतरती है। तो कहीं ना कहीं इसमें जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी इस विषय पे जो है कि खुली राय मांगी जाएगी और विभिन्न प्रकार के जो अन्य राजनीतिक दल होंगे या बाकी अन्य जो संगठन होंगे उनसे भी एक राय मांगी जाएगी और यदि आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो उनके निश्चित तौर से यह मांग जो है पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। तो और जिस तरीके से कोविड का जो दौर था, पहला जो दौर था, उसमें आपके द्वारा जिस तरीके से आप प्रभारी हैं और उपाध्यक्ष, जिले के उपाध्यक्ष, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या कुछ आपके द्वारा लोगों को उस दौरान जब कोविड का जो भयावह दौर चल रहा था तो क्या कुछ आपके द्वारा किया गया था? जी एकदम निश्चित तौर पर कोविड के दौरान जो है कि वैसे तो पूरा देश ही सहमा हुआ था। जो पहली लहर थी कहीं ना कहीं इतनी घातक थी कि उसमें एक आम आदमी ही मारा गया है और जो धन पैसे से संपन्न व्यक्ति हैं वो तो कुछ थोड़े बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे थे, हालांकि वो थे नहीं, क्योंकि यह बीमारी किसी को अमीर गरीब छोटा बड़ा किसी को तो देखती नहीं है। तो उस दौरान क्या हुआ कि हमारी टीम के जितने भी साथी थे वो निचले तबके के गरीब जिनका रोजी रोजगार छिन गया था कोरोना काल में, उनको राशन की व्यवस्था करने का काम, हमारे छोटी मोटी टीम के माध्यम से उनको एक दूसरे का सहयोग करने का काम, ये सब काम हम लोगों ने लगातार किए हैं और हमारे जितने भी संगठन के जो साथी रहे हैं उन लोगों ने भी इस काम को अंजाम दिया है। बल्कि इस दौरान मैं बात करता हूँ यदि राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है और चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में रही हो, चाहे वो फैटल मैनेजमेंट करने के माध्यम में रही, वो कहीं से भी किसी भी जो है कि पैमाने पर खरी नहीं उतरी। हमने प्रयास किया अपने माध्यम से, हमारे साथियों के माध्यम से जितनी भी मदद हो सकी थी हम लोगों ने किया। हालांकि चूंकि एक बड़ा मामला रहता है इसमें फाइनेंस का, तो कहीं ना कहीं इस मामले में क्योंकि पार्टी तो है नहीं, सरकार तो है नहीं, तो निश्चित तौर पर हम लोग जितना अपने से कर सकते थे उतना हम लोगों ने इसको किया है। और अगर मैं ओवरऑल देश की बात करूं तो उसमें दिल्ली में सबसे अच्छा कोरोना मैनेजमेंट हुआ था और बड़े अच्छे तरीके से माननीय केजरीवाल जी ने उसको जो है टैकल किया था। और आप लोगों ने देखा, सभी लोगों ने देखा है कि सबसे अधिक दिल्ली में केस निकलने के बावजूद इतना फैटल को मैनेजमेंट करने का वहां काम किया। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार में आपने देखा होगा कि गंगा किनारे जितने कोरोना के पेशेंट से मृत्यु हुई थी उसको चील कौवे जो है नोच रहे थे और जो है कि यहाँ पर की सरकारें उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो ये जो है कि कहीं ना कहीं बड़ा उसमें फेलियर रहे हैं राज्य सरकार। तो मैं तो चाहूँगा कि अब देखिए आज विधानसभाओं में
मैं तो चूंकि विपक्षी दल में हूं, मैं तो उस चीज़ को बोलूँगा प्रमुखता से कि जहां पर इनको अपनी एक एक पार्टी की तरफ से वाहन इनको देने चाहिए थे, आज वह कोरोना काल में इन्होंने जारी करके इस चुनाव के काल में जारी किए हैं। कुछ दिन पहले योगी बाबा जी ने जो है कि 403 विधानसभाओं के लिए अपना रथ भेजा है। तो मैं तो ये चाहता था कि अगर ये कोरोना काल में ये रथ निकालते तो शायद कितने लाखों लोगों की जान बच सकती थी। तो इनसे तो हो नहीं पाया। तो मैं चाहता हूं कि अब आम आदमी जो है कि इस चीज़ को समझे और एक झाड़ू एक विकल्प है आम आदमी पार्टी का, वो जो है कि झाड़ू का बटन दबा के ऐसी जो है कि निर्दयी सरकार को हटाने का काम करे उत्तर प्रदेश से। तो ये थे हमारे साथ जो है कि श्रवण जी, और लगातार जिस तरीके से आईपा मंच जो है विकासशील राजनीति की बात करता है, तो ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद रह करके सारी जो क्षेत्र की समस्या और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के भी किस प्रकार से इनकी पार्टी के द्वारा किस तरह के कैंडिडेट और किस तरह की जो है कि इनके मुख्य मुद्दे क्या होंगे उसको लेकर के आज इन्होंने हमारे साथ चर्चा किया। आईपा मंच की लगातार खबरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सोनभद्र से प्रवीण पटेल।